एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का जो हमने पहला चैप्टर शुरू किया था, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, जो पहला पार्ट था उसमें मैंने जो है यहाँ तक कवर किया था। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमने जो फर्स्ट यहाँ पर दिखा रखा है ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अब जो हम शुरू करेंगे यहाँ से शुरू करेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो चलो विदाउट डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसा कि आज हैं। देखो, पहले क्या होता था, राजा की रियासतें होती हैं, एज आई टोल्ड यू, नेशंस नहीं होते थे, राष्ट्र राज्य नहीं होते थे। तो 18वीं सदी का अगर आप नक्शा उठा के देखो तो आपको ऐसे राज्य नहीं मिलेंगे भाई, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली या स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं, ये होते ही नहीं थे। होते ही नहीं मतलब ज़मीनें तो होती थी, पर इन ज़मीनों का देखो, जर्मनी तो पता क्या था, ऐसे छोटे 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 बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी, इटली भी ऐसे कई भागों में डिवाइडेड था। तो जर्मनी है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, ऐसी जगहें नहीं थी एक्चुअली, ऐसे राष्ट्र राज्य नहीं थे। तब वे राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। जैसे अब आपके स्टेट्स होते हैं ना, ऐसे ही जो कैंटन्स वगैरह होते थे यूरोप के होते थे, यूरोप में हुआ करते थे। ठीक है, जिनके शासकों के सवायत क्षेत्र थे, सवायत मतलब उनका अपना जो है पूरा का पूरा उनके ऊपर रूल करते थे राजा। ठीक है, शासक कौन हो गया, राजा उनका। पूर्वी और मध्य यूरोप निरकुंश राजतंत्रों के अधीन थे, ये याद कर लो अच्छे से कि पूर्वी यूरोप, ठीक है, और मध्य यूरोप भी बिल्कुल निरकुंश मतलब जिस पे किसी का अंकुश नहीं हो, ऐसे राजतंत्रों के अधीन थे, मतलब ऐसे राजाओं की जगहें अधीन थी। और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहा करते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार ही नहीं मानते थे। अब इन लोगों में कोई कॉमननेस ही नहीं थी, बस इन लोगों के अंदर एक ही कॉमन बात थी कि राजा सेम है, दैट्स इट। कोई इनकी तो संस्कृति पता क्या है, अब यहाँ पर एक कैंटन के लोग हैं, यहाँ पर दूसरे, यहाँ पर तीसरे, यहाँ पर चौथे, यहाँ पर पांचवें, और ये सारे के सारे एक राजा के अंडर में आ रहे हैं। सपोज मान लो इस राजा के अंडर में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई और कल्चर चल रहा है, यहाँ कोई और, यहाँ की संस्कृति कुछ और है, यहाँ संस्कृति कुछ और है, यहाँ संस्कृति कुछ और है, यहाँ कोई और भाषा बोल रहे हैं, यहाँ कोई और बोल रहे हैं। तो ऐसा कोई ऐसी कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी इन लोगों में नहीं थी। बस एक ही मेन बात थी कि भाई राजा सेम है, दैट्स इट। तो कोई समान संस्कृति नहीं थी इनके पास। और अक्सर ये लोग जो हैं वो अलग अलग भाषाएं भी बोला करते थे। और विभिन्न जातीय समूह में, एथनिक ग्रुप्स जिन्हें हम बोलते हैं, कि ये सदस्य होते थे। मतलब ये जो जगह है, ये इसमें कोई और जाति के लोग हैं, या कोई और जाति के लोग हैं, या कोई और जाति के लोग हैं, या कोई और जाति के लोग हैं। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के जो सदस्य थे, विभिन्न जातियों के सदस्य थे, यहाँ पर आ करते थे। अब उदाहरण के तौर पर आपको बता रखा है कि ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। बहुत बड़ा साम्राज्य है ये हैब्सबर्ग, ठीक है, ये बहुत बड़ा साम्राज्य है। अब वो कह रहे हैं उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला, ये पूरा का पूरा हैब्सबर्ग एम्पायर, इसमें अलग अलग क्षेत्र थे। इन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जनसमूह, यानी कि लोगों का समूह जो है वो रहा करता था। और पूरा हैब्सबर्ग एम्पायर इन लोगों से मिलकर बना है। ठीक है, इसमें एल्प्स के चिरॉल, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जैसे इलाकों के साथ बोहेमिया भी शामिल था। अब यहाँ से कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन हाँ, छोटा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। अब कुलीन वर्ग कौन होता है, अब ऐसे समझो कि जैसे राजा है, अब राजा जो है उसकी जो फैमिली के सदस्य होंगे, उसके जो रिश्तेदार हैं, या अमीर बहुत जो लोग हुआ करते थे, वो कुलीन वर्ग में आते हैं। तो वो लोग क्या भाषा बोलते थे भाई, जर्मन। जैसे अगर हम आप अपने देश की बात करो, अब हमारे यहाँ क्या है, बहुत अमीर जो ज़्यादा लोग होंगे उनका देखना अक्सर ज़्यादा इंग्लिश को भी यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको ना ऐसे लैंग्वेज समझते हैं कि हाँ, यह हाई-फाई लैंग्वेज है। ठीक है, तो ऐसे ही वहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई इन लोगों में क्या भाषा थी, जर्मन वो ज़्यादा बोलते थे। सॉरी, हैब्सबर्ग साम्राज्य। अब हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतावली भाषी प्रांत भी शामिल थे। अब देखो क्या है कि हैब्सबर्ग एम्पायर, हमने साम्राज्य बताया, हमने बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसमें लॉम्बार्डी, वेनेशिया ऐसे इलाके भी थे, ऐसे प्रांत भी थे जहाँ पर लोग इतावली, यानी कि वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस वो बोला करते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि भाई हैब्सबर्ग एम्पायर तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके अंदर क्या है, अलग अलग जगहें हैं जहाँ अलग अलग लोगों की संस्कृतियाँ अलग अलग हैं, भाषाएं अलग बोल रहे हैं, अलग अलग जाति के समूह लोग रहते हैं। हंगरी में आधे से अधिक लोग मैग्यार भाषा बोलते थे। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए याद रखना, कहाँ कौन बोलता था। हंगरी में आधे से ज़्यादा लोग मैग्यार बोलते थे, जबकि बाकी लोग जो थे विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे, यानी कि वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स बोला करते थे, मतलब अलग अलग भाषाएं बोलते थे। और गैलिसिया की बात करें तो उसमें कुलीन वर्ग पॉलिश भाषा बोलते थे। ये भी याद कर लेना कि गालिसिया जो जगह
जगह है वहाँ पर जो कुलीन यानी कि जो हमारे अमीर बड़े राजा वाजा से रिलेटेड या बहुत ही अमीर जो लोग होते थे वो कौन सी भाषा बोलते थे भाई? पॉलिश भाषा बोलते थे। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा, प्रभावशाली क्यों? इनका प्रभाव बहुत होता था सोसाइटी पे। आज भी देखो अमीरों का प्रभाव होता है सोसाइटी पे। तो इन प्रभावशाली समूह के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। हैब्सबर्ग एम्पायर की सीमा, ये देखो हैब्सबर्ग एम्पायर है, इसके अंदर जो लोग रहते हैं उसमें कह रहे हैं भारी संख्या में, भारी संख्या मतलब बहुत सारे लोग खेती करने वाले हुआ करते थे और अधीन अवस्था में रहा करते थे। यानी बहुत इन लोगों की जो स्थिति होती थी कोई खास अच्छी नहीं होती थी। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक कार्नियोला में स्लोवेंस, दक्षिण में क्रोएट एंड पूरब की तरफ ट्रांसपेलिनिया में रहने वाले रोमन लोग। ये तो मैं एग्जाम्पल बता रखा है कि लोग खेती करा करते थे और उनकी स्थिति बहुत ही ऐसे ही अधीन सी हुआ करती थी, बेकार हुआ करती थी, ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला तो था ही नहीं। अब भाई लोग भी अलग अलग हैं, भाषा भी अलग बोल रहे हैं, जाति भी अलग है, ठीक है। तो इन लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी आई कहाँ से, नेशनलिज्म की फीलिंग आई कहाँ से? बेसिकली कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इन लोगों में कॉमन चल रही हो, है ना। बता रहे हैं बिल्कुल यही बात हमें। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला केवल एक ही तत्व था कि भाई हम सब क्या हैं, हमारा सम्राट, ठीक है। सम्राट के प्रति उनकी निष्ठा थी। तो उनको जो भी मेन था, हम ये समझ सकते हैं कि सम्राट के प्रति जो निष्ठा है बस वही चीज़ उनको जोड़े हुई थी। इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी थी नहीं जो इनमें कॉमन थी। अब आता है राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य के विचार कैसे उभरा। भाई जब तुम्हें बताया गया कि इतना डिफरेंस है तो फिर ये राष्ट्रवाद है ना, राष्ट्र राज्य, ये कैसे उभरे। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग, ठीक है। कुलीन वर्ग तो वही हमने आपको बता दिया, एरिस्टोक्रेटिक क्लास वगैरह जो होती है, ठीक है, उसके बारे में। और फिर वो अब बोल रहे हैं कि भाई नया मिडिल क्लास कैसे आया। मिडिल पहले तो बहुत ही अमीर है या फिर बहुत ही गरीब है। तो सामाजिक और राजनीतिक रूप में ज़मीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। आज भी अगर आप देखो तो सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से जो ज़मीन के मालिक बड़े अमीर अमीर लोग होते हैं वही, उनका ही प्रभाव ज़्यादा समाज में रहता है। ऐसा ही तब यूरोप में भी था कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से ज़मीन के जो मालिक कुलीन वर्ग हुआ करते थे वो यूरोपीय महाद्वीप में उनका जो है सबसे ज़्यादा प्रभुत्वशाली वो वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे, यानी कि इन लोगों का जीवन जो है वो लगभग एक ही जैसा होता था। आज भी देखो ना तो अमीर लोगों के पास क्या है, बेसिकली बड़े बड़े घर होंगे, अच्छा फर्नीचर होगा, शादी भी करेंगे तो अमीरों में आपस में कर लेंगे, गाड़ियाँ होंगी, नौकर चाकर होंगे। तो जीवन शैली तो लगभग एक ही जैसी होती है सबकी। जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी, क्षेत्र के विभाजन थे, जगहें अलग अलग थी, लेकिन सारे अमीर लोग लगभग एक ही जैसे रहते थे। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। अब क्या होता था, कुलीन वर्ग के पास क्या होता था, गांव में बहुत ज़मीन जायदाद हो गई, शहरों में उनकी बड़ी बड़ी हवेलियाँ हो गई, ठीक है। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करा करते थे। कोई भी उनको पॉलिटिकल काम करना है, ठीक है, या जो हाई फाई लोगों से आपने आपस में मिलते थे तो कौन सी भाषा बोलते थे, ये लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े होते थे। आज भी यही जनरली होता है, फिर भी पहले से कम हो गया, लेकिन स्टिल आज भी यही कि अमीर अमीर लोगों में शादी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही तब होता था भाई कि कुलीन लोग जो हैं आपस में वैवाहिक बंधनों से जुड़ते थे। मगर ये शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था, ठीक है। आज भी वही है, देखो कि भाई अमीर लोग तो कम ही होते हैं ना, गरीब ही बहुत ज़्यादा होते हैं देश के अंदर। तो कुलीन वर्ग जो है संख्या के लिहाज से देखें तो छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे, तो किसान ज़्यादा हुआ करते थे उस समय जनसंख्या में, और कुलीन वर्ग के लोग कम हुआ करते थे। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती किया करते थे। क्या होता था, पश्चिम की साइड पे ज़मीन जो है किराए पर ले लिया करते थे, ठीक है। और किराएदार एक तरीके से उस ज़मीन पर काम कर रहे हैं, किराया दे देते हैं ज़मीन का, फिर जो भी उगाया वो उनका अपना हो गया, ठीक है। जैसे हम किराए के घरों में रहते हैं ना, तो वैसे ही किराए पे लोग ज़मीन ले लिया करते थे खेती करने के लिए, ठीक है। जबकि पूर्व और मध्य यूरोप में विशाल भूमि जागीरों में बटी हुई थी। बहुत बड़ी बड़ी लोगों के पास जागीर हुआ करते थे, जागीरदार हुआ करते थे, और उन जागीरों पर भूदास खेती करते थे, भूमि के दास, ठीक है। उनके पास कोई राइट नहीं हुआ करते थे। भूमि के जो दास होते हैं ना, उन पर कोई राइट नहीं होते हैं। पश्चिम व मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास हुआ। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, पश्चिम की साइड वेस्ट में और मध्य यूरोप में औद्योगिक उत्पादन होने लगे, ठीक है। जैसे मतलब चीज़ें बनने लगी, फैक्ट्रीज आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह शुरू हुआ। इससे क्या हुआ, व्यापार हुआ, और व्यापार में हुई वृद्धि, ठीक है। व्यापार जो है वो बढ़ा, शहरों का विकास हो गया इस तरीके से, ठीक है। और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हो गया।
वाणिज्यिक वर्ग मतलब एक तरीके से जैसे व्यापारी वर्ग समझ लो, है ना। तो इस तरीके का जो है वो उदय हुआ और जिसका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका हुआ था कि भाई बाजार जितना उत्पादन होगा, देखो वाणिज्यिक वर्ग हम ना बेसिकली बोल सकते हैं कमर्शियल क्लास आ गई थी हमारी, ठीक है। अब क्या है कि भाई जितना मतलब उनका अस्तित्व तो किस पे ही है कि बाजार के लिए उत्पादन पर टिका है, बाजार के लिए जितना उत्पादन होगा, ठीक है, कमर्शियल क्लास को उतना ही बेनिफिट होगा और वो उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ था। ये हमें याद रखना है कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण कब शुरू हुआ था, 18वीं सदी के लगभग बीच वाले भाग में स्टार्ट हो गया था, यानी 18वीं सदी होगी हमारी 1750 के आसपास। लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ था, ठीक है। ये इंग्लैंड में पहले हुआ और फ्रांस और जर्मनी में हम कह सकते हैं कि ये बाद में हुआ था। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए, ठीक है। मतलब एक तरीके का एक नया मिडिल क्लास जो है वो आएगा, अस्तित्व में आएगा और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपति, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने, ठीक है। तो अब क्या होता है कि भाई अब इस तरीके की फैक्ट्रीज वगैरह लगने लगी तो उद्योगपति आ गए, व्यापारी आ गए और उसमें काम करने वाले लोग आ गए, तो ये सब ये आने लग गए। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था, मतलब मध्य और पूर्वी यूरोप में, ठीक है। ये जो है आकार है इस तरह के समूह का, मतलब वहाँ पे उद्योगपति, व्यापारी, सेवा क्षेत्र में लगे हुए लोग या श्रमिक वर्ग इतने ज़्यादा नहीं थे, ये कम थे, ठीक है। फिर क्या होता है, मध्य पूर्वी में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक तो छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद जब कुलीन लोगों के विशेषाधिकार जो हैं समाप्त कर दिए गए थे, आपको पता होगा कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों से उनके अधिकार जो हैं हटा दिए गए थे, ले लिए गए थे, समाप्त कर दिए गए थे जब ये नेपोलियन वगैरह ने करा था। तो उसके बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग के बीच में राष्ट्रीय एकता के विचार जो है वो काफ़ी लोकप्रिय होने लगे थे। अब आगे आगे देखते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने क्या थे, मतलब क्या मतलब होता है उदारवादी राष्ट्रवाद का। तो यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से काफ़ी जुड़े थे। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआत में, यानी कि जब 19वीं शताब्दी शुरू हुई थी उस टाइम में राष्ट्रीय एकता से संबंधित जो विचार हैं, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, लोगों में राष्ट्र में एकता हो जाए, ये वाले जो विचार हैं उदारवाद से हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लिबरल थे ना ये लोग, चाहते थे कि भाई हमें राजा से लिबर्टी मिले, व्यापार लिबरल अगर इकोनॉमिक स्फेयर पे देखें तो वो चाहते थे कि भाई व्यापार करने में हमें जो है स्वतंत्रता मिले। तो कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद जो है राष्ट्रीय एकता से कहीं ना कहीं मतलब ये रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म, ये शब्द जो है लातिन भाषा के मूल लिबरल पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है भाई आज़ाद, जिससे आज़ादी चाह रहे हैं राजाओं के निरंकुश शासन से। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का क्या मतलब था, नई जो मिडिल क्लास आई, मिडिल क्लास कहाँ से आई थी, जब ये गांव से शहर आए थे फैक्ट्रीज में काम करने, तो धीरे धीरे उद्योगपति आए थे, श्रमिक वर्ग बढ़ा था, ठीक है, इन्हीं की बात करें। तो इनके लिए क्या मतलब था, इन लोगों के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, कि भाई हमें आज़ादी हो, हम जो चाहें अपनी लाइफ में मतलब उस तरीके से रह सके, कर सकें, और क्या चाहते थे, कानून के समक्ष जो है वो सब लोग बराबर हो। राजनीतिक रूप से अगर हम देखते हैं तो उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बनी हो, ऐसी नहीं कि राजा का बेटा राजा बन गया। अब सहमति से कैसे बनती है, जैसे कि हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, हम कह सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ क्या होता है, भाई इलेक्शन होते हैं, हम लोग वोट डालते हैं, फिर हमारा नेता चुना जाता है, तो वो हमारी सहमति से, हमारी मर्जी से बनता है एक तरीके से, ठीक है। तो राजनीतिक रूप से अगर हम उदारवाद की बात करें तो एक ऐसी सरकार पर वो जोर देता है जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति। अब फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ, उदारवाद का मतलब क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब क्रांतिकारी ने राजा बाजा को मारा, हटाया, सब कुछ किया, तो वो क्या चाहते थे भाई, क्या था उनके लिए उदारवाद का मतलब, उनका मतलब यही था कि निरंकुश शासन खत्म हो, पादरी वर्ग को जो आपने विशेष अधिकार दे रखे हैं, ज़मीनें इनको दे दी जाती थी, टैक्स इनको नहीं देना होता था, ठीक है, तो ये सारे विशेष अधिकारों को खत्म करो, यही तो चाहते थे ना फ्रांस में जब क्रांतिकारियों ने क्रांति करी, तो उनका मतलब क्या था उदारवाद से, उनका यही मतलब था, ठीक है। आगे आते हैं, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार के वो पक्षधर में थे कि भाई संविधान होना चाहिए, संसदीय प्रतिनिधि सरकार कैसी होती है, जैसे हमारी है
संसद में हमारे प्रतिनिधि जाते हैं ना चुन के, फिर हमारे लिए वो काम करते हैं, तो वो भी ऐसे ही सरकार के पक्ष में थे, फेवर में थे। ठीक है, 19वीं सदी के उदारवाद निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। अगर हम उदारवाद की बात करें 19वीं सदी में, तो निजी संपत्ति पहले निजी नहीं होती थी, सब राजा वाजा की हुआ करती थी, पादरी वादरियों के पास होती थी, निजी लोगों की संपत्ति नहीं होती थी। जैसे आज हमारे अपने घर हैं, हमारी अपनी ज़मीनें हैं, तब नहीं होती थी इन लोगों के पास, उनका अपना कहने के लिए कुछ था नहीं। लेकिन ये कहते थे कि नहीं भाई, निजी संपत्ति अगर आपने अपने पैसों से कमाई है तो भाई उनके लिए उदारवाद का मतलब यही था 19वीं सदी में कि भाई संपत्ति पर हक होना चाहिए। लेकिन यह ज़रूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। मताधिकार के पक्ष में था मतलब कह सकते हैं कि लेडीज़ को ना पता है चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो वो यही कह रहे हैं कि हम ये तो कह रहे हैं कानून के समक्ष सब बराबर हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि सबको मत देने का अधिकार हो। उस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। भाई क्रांतिकारी फ्रांस उदारवाद का, प्रजातंत्र का यानी कि लोगों का शासन हो। पहले तो राजा का शासन होता था, जब क्रांतिकारी आए फ्रांस में, क्रांति हुई, राजा को मारा, तब क्या हुआ, प्रजा का तंत्र आया। हमने यही तो कहा था जितनी भी पावर थी मुनार्क के हाथों से किस में चली गई थी, फ्रेंच सिटीजन के हाथ में चली गई थी। ठीक है, तो ये एक पहला राजनीतिक प्रयोग था, पूरा यूरोप में और कहीं ऐसा हुआ नहीं था। धीरे धीरे जो क्रांतिकारी जगह जगह पहुंचे और फिर वहाँ पे भी उन्होंने ये सब कुछ किया था। और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। याद करो, केवल मैं बता रही हूँ, मत देने का अधिकार जो है वो किसको था, केवल आदमियों को था। और आदमियों में भी हमने कहा था ना, नई स्टेट जनरल इलेक्ट की गई थी, उसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया था। ठीक है, तो वहाँ पे भी वोट देने का अधिकार किसको दिया गया था, केवल संपत्ति वाले पुरुषों को दिया गया था। और महिलाओं का राजनीतिक अधिकार से उनको वंचित रखा गया था केवल थोड़े समय के लिए। जब जैकोबिन शासन के समय की अगर हम बात करें तो वयस्क जो पुरुष थे उनको मताधिकार प्राप्त था, मतलब सभी वयस्कों को, केवल अमीरों को नहीं। मगर ये ऐसा कुछ केवल कितने दिन तक चला, जब तक जैकोबिन जो है वो शासन चला था, बस तब तक। मगर नेपोलियन की संहिता, जब नेपोलियनिक कोड आया, नेपोलियनिक संहिता आई, तो पुनः सीमित मताधिकार वापस आए, लेकर आई वो, है ना। तो हमने कहा भी था कि नेपोलियन ने जो है उनको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दे रखी है, ये वाली बात उसने कही, मतलब पब्लिक ने कही थी, इसलिए नेपोलियन से वो परेशान भी हुए थे। ठीक है, तो ये वाली बात आती है, सीमित मताधिकार वापस आया और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। नेपोलियन ये कहता था कि जो महिलाएं हैं वो अवयस्क की तरह होती है। जैसे आज हम बच्चों को कहते हैं ना कि बच्चे हैं, इनको 18 साल से कम है, बच्चे हैं, उतनी समझ नहीं है कि चुनाव में जो है वो पार्टिसिपेट करें या वोट डालें। तो नेपोलियन के हिसाब से औरतें भी ऐसी होती थी, अवयस्क होती थी, और इनको पिता और पति के अधीन ही रहना चाहिए। संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में, ठीक है, स्टार्टिंग वाले सालों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। अब सब लोग क्या चाहेंगे, अगर आपको अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो आप क्या करोगे, विरोध करोगे। तो वही इन्होंने भी किया कि जो लोगों को अधिकार नहीं प्राप्त थे, जैसे कि महिलाओं को प्राप्त नहीं थे, या जिन पे संपत्ति विहीन, मतलब जिन पे पैसा नहीं था, संपत्ति नहीं थी, उन्होंने कहा नहीं भाई राजनीतिक अधिकार तो हमें भी होना चाहिए, वोट देने का अधिकार तो हमें भी होना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में अगर हम बात करें उदारवाद क्या है, तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। चलो ध्यान से धीरे धीरे समझो। देखो आर्थिक क्षेत्र में अगर हम बात करें कि लिबरलिज्म यानी उदारवाद क्या होता है, कि बाज़ारों में ये तुम न तय करो, कोई राजा न तय करे, कोई प्रशासक न तय करे कि क्या बिकेगा, कितना बिकेगा, कितना आएगा, क्या इसके दाम होंगे। नहीं, बाज़ारों को मुक्ति दो चीज़ें और पूंजी के आवागमन पे। यानी कि कोई क्या होता है, मान लो कि हमारा राजस्थान से कोई गुजरात कहीं कुछ ले जा रहा है, तो प्लीज़ आप इंटरनल टैक्सेस मत लगाइए। ये सब उनके लिए लिबरलिज्म था, नहीं तो आप व्यापार नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो उनके नियंत्रणों को वो चाहते थे कि खत्म करो। तो इनके लिए जो है लिबरलिज्म ये चीज़ थी। हर एक के लिए लिबरलिज्म अलग है। जैसे कि मान लो अगर किसी औरत को अधिकार ना मिले तो उसके लिए लिबरलिज्म क्या होगा कि मुझे अधिकार दे दो। अगर व्यापारी को व्यापार करने में बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है या उसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, तो उसके लिए लिबरलिज्म क्या हो गया, उदारवाद क्या हो गया कि भैया मुझे इन सब चीज़ों से, टैक्सों से या आवागमन में जो तुम लोग परेशान कर रहे हो उससे मुक्ति चाहिए। तो हर एक जो है उसके लिए लिबरलिज्म अलग है। राजनीतिक पक्ष में देखें तो बोला चुनाव में वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें थी 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्यम वर्गियों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लेते हैं। नेपोलियन की प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे छोटे प्रदेश
से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। अनगिनत छोटे छोटे प्रदेश थे, अनगिनत जर्मन भाषी इलाकों, जर्मनी हमने बताया ना कि बहुत ही छोटे छोटे इलाकों में बटा हुआ था। तो नेपोलियन ने जो क्या किया, नेपोलियन ने उन छोटे छोटे प्रदेशों को मिलाकर 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया। जैसे अब हमारा भारत है 28 स्टेट्स हैं, तो ऐसे इसने कहा कि जर्मनी इतना जो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं, इसको 39 जो है वो हम उसमें राज्य बना देते हैं, एक महासंघ हम इसको बना देते हैं। तो इसने काम अच्छा किया था बेसिकली। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। अब हर एक की अपनी मुद्रा, अपनी नापतोल प्रणाली थी। तो नापतोल मतलब कि 1 किलो तुम्हारे 1 किलो और दूसरे राज्य से जाते जाते 2 किलो, 5 किलो, आधा किलो, कुछ भी हो सकता था। हर एक की अपनी नापतोल प्रणाली थी। तो सब बड़ा कन्फ्यूजन बना रहता था उस समय। तो नेपोलियन ने ये सब कुछ खत्म किया था बेसिकली। उसने सब जगह यूनिफॉर्म सिस्टम लाया था। ये हमने शुरू में पढ़ लिया है अभी। 1833 में हैब्सबर्ग में न्यूरेमबर्ग जाकर माल बेचने वाला जब एक व्यापारी 11 सीमा शुल्कों से नाकों से उसे गुजरना पड़ता था और हर बार उसे 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। तो कितना परेशान हो जाएगा कि हर बार अगर मैं बार बार ऐसे ही सीमा शुल्क देता रहूँ, हर बाउंड्री पर टैक्स देता रहूँ, तो मैं कमाऊँगा क्या। तो यही बोल रहे हैं कि इंटरनल टैक्सेस से, इस तरह की ड्यूटी से लोग मुक्ति चाहते थे, व्यापारी वर्ग मुक्ति चाहता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे कि भाई वस्तुओं का कितना वजन है, वस्तुओं का कितना आकार है, उसके हिसाब से। चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, तो अतः हिसाब लगाने में समय लगता था, तो ये टाइम भी बहुत खराब हो जाता था। मसलन कपड़े का नापने का पैमाना है एल ए। अब एल ए याद कर लेना क्या है। कपड़े नापने का पैमाना है, जैसे आप मीटर वगैरह करते हो। इसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती रहती थी। आप क्या 1 मीटर है, दूसरे राज्य तक पहुँचते पहुँचते जब नापा जाएगा बोलेंगे 2 मीटर है हमारे पैमाने से, तो तीसरा बोलेगा आधा मीटर है। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक बार कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता। मेज़ में यानी कि किसी दूसरी जगह पे जाके करते उसको तो 55.1 सेंटीमीटर। न्यूरेमबर्ग में पहुंचे तो 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइमबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। इसको इनको ऐसे कितने सेंटीमीटर था ये याद करने की जरूरत नहीं, बस ये समझ लो कि हर जगह की नापतोल अलग थी, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा थे। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते थे कि भाई ये तो कितनी प्रॉब्लम वाली बात है कि भाई कैसे किया जाएगा, व्यापारी कैसे करेंगे, लोग तो परेशान हो जाएंगे इस तरीके से। आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्षधर में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहे। तो यानी कि ऐसा होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए आवागमन में। तो वो लोग ऐसा चाहते थे। इकोनॉमिक स्फीयर पर वो लोग चाहते थे कि भाई एक तरीके से हमको हमारा व्यापार आराम से करने दो, सब जगह यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए। तो नेपोलियन ने सारा कर दिया था। तो लोग नेपोलियन से शुरू में बहुत खुश भी थे। 1834 में प्रशा की पहली एक शुल्क संघ ज़ोल्वरिन बनी थी। ठीक है, ये भी याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ोल्वरिन यहाँ पे ये स्थापित किए गए थे, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। ज़ोल्वरिन कब बनी थी, कौन क्या थी, शुल्क संघ था एक तरीके से, एक शुल्क संघ। ठीक है, इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त किया। जो जगह जगह शुल्क लगाए जाते थे ना, उनको इन्होंने समाप्त कर दिया था और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी थी। पहले तो करेंसी भी अलग अलग होती थी। आप सोचो अगर भारत में 28 राज्यों की 28 करेंसियाँ होने लगे, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाओगे करेंसी चेंज करनी पड़ेगी, कितना परेशान हो जाओगे। तो वैसे ही वो बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, बस टोटल 2 करेंसी कर दी थी यहाँ पर। तो इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त किया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी थी, जो उनमें पहले 30 से भी ऊपर थी। सोचो 30 से भी ऊपर मुद्रा, तो व्यापारी तो बेचारा मुद्रा ही चेंज करता रह जाएगा। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई। अब जहाँ कहीं भी रेलवे आ जाती है तो डेफिनेटली आपको अपना माल ले जाना इतना आसान हो जाता है, तो गतिशीलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्पीड से आपका सामान इधर से उधर पहुँच जाता है, व्यापार और तेज़ी से ग्रो करता है। ठीक है, और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया गया कि भाई आर्थिक हित हो, मतलब आर्थिक स्थिति एक तरीके से सुधरेगी तो राष्ट्र का ही, तो राष्ट्र में एकीकरण होगा। तो उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया था। अब ये 2.3 वाला है ना, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत लंबी वीडियो नहीं करेंगे, बोर हो जाओगे नहीं तो। अब देख लेते कोई बॉक्स वगैरह तो नहीं छूटा है पीछे से। हाँ, ये जो है ना, ये तो डेट है, ये आपको याद ही करनी है, तो ये तो मुझसे कुछ समझाने जैसा नहीं है, इसको आप याद कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।